हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से किसी नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वायत्त निकायों के बारे में है, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडीज़ के बारे में। और क्योंकि राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इसलिए पेपर 2 को कवर करेगा। दरअसल सरकार जो है वो इस बात पर विचार कर रही है कि जो ये स्वायत्त निकाय है या ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, इनका रैशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, यानी कि उनका तार्किकीकरण किया जाना चाहिए। अब यहाँ रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, या तार्किकीकरण, या इसे युक्तिकरण भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दरअसल इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो स्वायत्त निकाय है उनका जो एग्जिस्टेंस है तो वो कितना तार्किक है, और उनका या जो भी स्वायत्त निकाय, जितने भी स्वायत्त निकाय हैं, उनमें किसका एग्जिस्टेंस रहना चाहिए या किसके नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कुछ निकायों को का विलय कर दिया जाना चाहिए, उन्हें मर्ज कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उनका युक्ति रूप में उनका जो एग्जिस्टेंस है उस पर सरकार विचार कर रही है। और इसी के तहत जो ये स्वायत्त निकाय है उनका मैंने बताया कि विलय करने पर कि विलय कर दिया जाए, या कुछ जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, स्वायत्त निकाय हैं, उनका विलय कर दिया जाए, एक दो निकायों का या दो से अधिक निकायों का जो है उन्हें मर्ज कर दिया जाए, या किसी निकाय को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस बात पर जो है सरकार विचार कर रही है। अब ये स्वायत्त निकाय क्या है, या सरकार जो है इनके रैशनलाइजेशन पर विचार क्यों कर रही है, किन आधारों पर कर रही है, तो उसको जानने से पहले हम अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन देख लेते हैं। तो आज हम यहाँ, क्योंकि हम आज एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानते हुए ये जानेंगे कि जो निकाय हैं, स्वायत्त निकाय के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले हम ये भी समझना ज़रूरी है कि मोटे तौर पर जो निकाय हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और क्योंकि यहाँ हम एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और सरकार के एक कदम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ हानियाँ या लाभ नहीं जानेंगे। आज हम पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे कि पक्ष और विपक्ष में उसके क्या तर्क दिए जा सकते हैं, या क्या चुनौतियाँ उसमें सामने आ सकती हैं, और उन सब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और फिर एक प्रश्न रहेगा जो कि आपके मुख्य परीक्षा पर आधारित होगा, मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र आज के टॉपिक पर आधारित होगा। तो सबसे पहले हम इसके घटनाक्रम को समझते हैं कि जो सरकार है वो ये जो कदम उठाने जा रही है वो किस वजह से, किन तर्कों के आधार पर उठा रही है। तो इसके हम पहले घटनाक्रम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2016 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था 2016 के बजट में कि जो ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं इनका रैशनलाइजेशन पर सरकार को विचार करना चाहिए, और इसी के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। और इसके बाद इसी के मद्देनज़र एक व्यय प्रबंधन आयोग यानी ईएमसी का भी गठन किया गया 2017 में, और उससे कहा गया कि इस पर विचार करे, रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट तैयार करे। तो उसने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट सौंपी वित्त मंत्रालय को, और वित्त मंत्रालय ने वो जो रिपोर्ट थी उसमें जो सिफारिशें की गई थी वो रिपोर्ट दी नीति आयोग को। नीति आयोग को रिपोर्ट सौंप दी गई वो, कि नीति आयोग इस पर अच्छे तरीके से, गहन रूप से इस पर विश्लेषण करे, इस पर इसके मद्देनज़र देखे कि किन ऑटोनॉमस बॉडीज़ पर रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है और किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। तो इसी को देखते हुए नीति आयोग ने, जो उसके मुख्य सलाहकार हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। अब इस समिति ने रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं उनके तहत एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क का गठन हो। अम्ब्रेला फ्रेमवर्क, अम्ब्रेला नाम से ही पता चल रहा है, ये एक अम्ब्रेला की तरह है जिसमें स्पोक्स निकले हैं। ये तो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि इन सब का जो है, ये जितनी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं इन सब को मिलाकर एक बना दिया जाए, यानी कि एक कर दिया जाए, जिससे एक अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन हो सके। तो एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क पर इसने बल दिया। इसके साथ ही जो समान संस्थाएं हैं उनके लिए विशिष्ट संगठन की बात कही। समान संस्थाओं से यहाँ क्या मतलब है? जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, एक ही विषय से रिलेटेड है। जैसे साइंस एंड टेक की कोई ऑटोनॉमस बॉडी है
साइंस एंड टेक से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि जो उसके लिए है, साइंस से रिलेटेड है, उसके लिए एक अलग विशिष्ट संगठन बनाया जाए या एक अलग बॉडी बनाई जाए जिससे कि उस पर पूरी तरह से फोकस किया जाए, ना कि उसको किसी और विषय से संबंधित जो संगठन है, निकाय है, उसमें उसका मर्ज कर दिया जाए। जैसे कि अगर किसी विधि से रिलेटेड जो कोई निकाय है उसको साइंस से रिलेटेड निकाय के साथ मर्ज ना किया जाए, जिससे कि उसमें कोई मतभेद पैदा ना हो, आगे के उसमें क्रियान्वयन में दिक्कत ना हो। तो इस वजह से इसमें ये सारी बातें कही गई हैं। और इसी के तहत 2018 में अगर हम बात करें तो 2018 में जो 2 निकाय हैं उनको बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। एक कौन सा था? जनसंख्या स्थिरता कोष, एक ये था, और दूसरा था राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इन 2 को बंद कर दिया गया था 2018 में। अब ये तो हमने बात की घटनाक्रम की कि घटनाक्रम क्या था, किस वजह से सरकार ने जो है ये इनके रैशनलाइजेशन की बात कर रही है। अब हम बात करते हैं जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बात कही गई है, उसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जो व्यय विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसकी जो उसने एक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है और उसमें उसने 231 निकायों पर, यानी जो जितने भी जो 231 निकाय हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, उन पर ये रिपोर्ट पेश की है। और इसमें कहा गया है कि इनमें से जो कितने बने रह सकते हैं, 83 ऐसी बॉडीज हैं जो बनी रह सकती हैं, एग्जिस्ट करने के लिए है, वो ठीक है, उनको बना रहना चाहिए। लेकिन 117 ऐसी हैं जिनको मर्ज करके 29 निकायों में उनको मर्ज कर दिया जाएगा, यानी 117 को मर्ज करके 29 निकाय उनके बना दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ 20 इकाइयां ऐसी हैं जिनमें सरकार की जो भूमिका है वो खत्म कर दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो 7 स्वायत्त निकायों की ऐसे पहचान की गई है जिनको बंद किया जा सकता है, यानी कि अगर उनको बंद भी कर दिया जाए, 7 ऐसे स्वायत्त निकायों की पहचान की गई है कि जिनको बंद भी कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 117 को मर्ज कर दिया जाए, और 20 में जो है सरकार की जो भूमिका है उसे खत्म कर दिया जाए। और यहाँ आप एक शब्द देख रहे होंगे, अनामिता का सिद्धांत। इसका मतलब यही है कि जो सरकार ने ये रिपोर्ट सौंपी है, जो भी मीडिया को रिपोर्ट सौंपी है, उसमें जो बॉडीज हैं उनका नाम नहीं अभी डिस्क्लोज किया है, सिर्फ अभी ये बताया है कि 231 पर ये रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें से इतनों को बना रहना चाहिए, 83 को बने रहना चाहिए, 117 का विलय कर दिया जाना चाहिए, 20 में भूमिका समाप्त हो, 7 को बंद कर दिया जाना चाहिए। तो अभी सिर्फ आंकड़े दिए हैं कि कितने बॉडीज पर क्या क्या काम किया जाएगा, लेकिन अभी उनका नाम नहीं बताया गया है। तो यही है यहाँ पे अनामिता का सिद्धांत। अब ये रिपोर्ट की बात हो गई। अब हमें जो समझने की ज़रूरत है कि जो निकाय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि हमारा जो सवाल है वो स्वायत्त निकाय के ऊपर है, लेकिन हम मोटे तौर पर ये समझ लेते हैं कि निकाय जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम संवैधानिक निकाय की बात करें तो यहाँ आपको नाम से समझ आ रहा होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो हमारे संविधान में, जब से संविधान लागू हुआ 1950 से, मूल रूप में जो जिन भी निकायों का जिक्र संविधान की किसी भी अनुच्छेद के तहत किया गया है तो वो संवैधानिक निकाय है। लेकिन ये बाद में भी अगर किसी संशोधन के तहत भी अगर किसी निकाय को संविधान में डाला गया है, उसमें ऐड किया गया है, तो वो भी संवैधानिक निकाय ही होगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें यूपीएससी है, जैसे ये संवैधानिक निकाय है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये संवैधानिक निकाय है। लेकिन अगर हम बात करें कि संशोधन के तहत अगर किसी को इसमें डाला गया है तो उसकी बात कर सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये संशोधन के तहत इसमें ऐड किया गया, तो ये भी संवैधानिक निकाय ही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब दूसरा एक शब्द है सांविधिक निकाय। यहाँ शब्दों का मामूली सा अंतर है, लेकिन मतलब में बहुत बड़ा अंतर है। संवैधानिक और सांविधिक में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ये संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
और ये है स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक निकाय, जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, तो वो संवैधानिक नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी हुई, जिसे साधारण विधि के तहत किसी एक्ट द्वारा बनाया गया है, यानी जो एक्ट के द्वारा बनती है किसी, वो होती है सांविधिक निकाय। जैसे आरटीआई एक्ट के तहत CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग जो बना, वो हुआ सांविधिक निकाय। और अब सांविधिक से संवैधानिक, यानी कि अगर कोई सांविधिक निकाय है तो उसको अगर संवैधानिक बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाएगा, यानी ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है अगर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना है तो क्या उसका प्रावधान होगा। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। ड्राफ्ट बना, उस ड्राफ्ट के बनने के बाद जो है एक नोटिफिकेशन जारी होगा। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ पब्लिक ओपिनियन के लिए, उसके बाद जो है वो दोनों सदनों में जाएगा। कहाँ जाएगा? दोनों सदनों में जाएगा। उसके बाद अगर वो, क्योंकि ये फिर संवैधानिक संशोधन बनेगा, ये संवैधानिक संशोधन बनेगा, तो इसके लिए जब ये दोनों सदनों से पारित हो जाता है, अगर ये बिल जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक, अगर ये दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए तो फिर ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। तो अगर वहां से राष्ट्रपति के पास जाकर इसको मंजूरी मिल जाती है तो ये बनेगा अधिनियम। लेकिन ये पूरी तरह अधिनियम अभी नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है एक प्रक्रिया और है। इसके बाद जो विधि मंत्रालय है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन क्या जारी करेगा कि जो ये अमुक संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो लागू किया जाएगा। अगर वो किसी तिथि का उल्लेख करता है, अगर जैसे उल्लेख किया, मान लीजिए 1 जनवरी 2023 के जो संवैधानिक, ये जो संशोधन अधिनियम है ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। तो जब ये तिथि आ जाएगी तो उस तिथि से ही वो जो निकाय है वो संवैधानिक निकाय बन जाएगा। लेकिन अगर किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और ये बता दिया गया कि अधिनियम ये पारित हो गया है, तो अगर तिथि का उल्लेख वहां नहीं किया गया है तो ये अधिनियमन कहलाएगा इसका। तो अधिनियमन होगा, लेकिन अधिनियम अभी ये, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। वो जो निकाय है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। जब तक कि उसकी प्रभावी तिथि नहीं आ जाएगी तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनेगा। तो अगर जब सरकार जब ये तिथि का उल्लेख कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन में, तो वो जो निकाय है वो संवैधानिक निकाय बन जाएगा। इसके बाद आता है नियामकीय निकाय। नियामकीय निकाय क्या है? जब कोई एक्ट बनता है, जब कोई एक्ट बना तो उसकी धारा के अंतर्गत ये बता दिया जाता है कि जो केंद्र सरकार है उसके पास इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। तो सरकार जब नियम बनाएगी, जब केंद्र सरकार उसके लिए नियम बनाएगी, तो उस नियम के तहत जो निकाय बनेगा, जिस निकाय का गठन करेगी, वो कहलाएगा नियामकीय निकाय। समझ आ रहा होगा आप सबको? तो वो नियामकीय निकाय बन गया। अब गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक निकाय, जो कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वो कौन से होते हैं? गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक निकाय का सबसे बड़ा उदाहरण है नीति आयोग। तो इसमें क्या होता है दरअसल गैर सांविधिक या संवैधानिक निकाय में, कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार एक रेजोल्यूशन लेकर आती है, एक रेजोल्यूशन लेकर आती है, और उसके तहत जिस निकाय का गठन होता है वो इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि नीति आयोग। यहाँ नीति आयोग हो गया। यहाँ भी हम एक इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर यूपीएससी
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमने एक बात की थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सांविधिक निकाय में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ले सकते हैं, और इसका फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होगी। अब यहाँ सवाल है हमारा कि स्वायत्त निकाय, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक स्वायत्त निकाय पर है, तो स्वायत्त निकाय क्या होते हैं? तो ये इस तरीके के निकाय हैं जिनमें सरकार का इंटरफेरेंस कम होता है, हस्तक्षेप कम होता है। हालांकि ये सरकार की परव्यू में होते हैं, लेकिन इनमें सरकार जो इंटरफेरेंस है वो कम करती है, जैसे कि फसाए यानी FSSAI। इनका एक अपना बोर्ड होता है, अध्यक्ष होता है, और ये जो विनियमन है अपने नीतियों का वो अपने आप करते हैं, इनके द्वारा किया जाता है, और सरकार इनमें दखल अंदाजी कम करती है, तो इनको स्वायत्तता ज़्यादा प्राप्त होती है और निकायों के मुकाबले। हालांकि यहाँ स्वायत्तता और अधिकारों की और स्वच्छंदता में फ़र्क है कि इनको स्वच्छंदता नहीं है, स्वायत्तता ज़्यादा होती है और निकायों के मुकाबले, लेकिन ये सरकार के परव्यू में रहती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसी के बारे में देखें जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सांविधिक से संवैधानिक बनाने की बात कर रहे थे, तो इसी को लेकर 2020 के मेंस में एक प्रश्न आया था। मैं आपके लिए प्रश्न को पढ़ती हूँ कि एक आयोग के संवैधानिकीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत के लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण को और अधिक सुनिश्चित करेगा? तो ये इसी के मद्देनजर एक प्रश्न आया था जब हम बात कर रहे थे कि सांविधिक से संवैधानिक निकाय बनाने का क्या चरण हो सकता है, किसी भी सांविधिक निकाय को किन किन चरणों के आधार पर उसे संवैधानिक निकाय बनाया जा सकता है। तो हमने यहाँ ये सारे निकाय, इनके अलावा और भी निकाय हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर हमने कुछ निकाय समझे जो जरूरी है समझने। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये सरकार कदम उठाने जा रही है, रैशनलाइजेशन का जो सरकार का विचार है, ये कितना सही है। तो इसके अगर हम पक्ष की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि इससे जो शासन है उसमें पारदर्शिता आएगी और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उस पर काम हो सकेगा, यानी जो सरकार की एफिकेसी है उसमें बढ़ोतरी होगी, और वही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी जो सुशासन है वो सही तरीके से उस पर लागू हो सकेगा, और इसके साथ साथ जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। किस तरीके से वृद्धि होगी कि जो निकाय आपस में जब एक हो जाएंगे उससे क्या है कि उन पर अधिक तरीके से सरकार जो है उनकी निगरानी कर सकेगी, उनकी जो एफिकेसी है वो बढ़ जाएगी। तो और उसके साथ साथ जो व्यय है वो कम होगा, यानी इतनी सारी जो बॉडीज़ बनी हुई हैं उन पर अलग अलग खर्च है, तो जब वो सारी बॉडीज़ जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जिनको मिलाने की, जिनको विलय करने की ज़रूरत है उनको मर्ज कर दिया जाएगा, तो उससे जो खर्च है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। कि अभी तक अलग अलग बॉडीज़ पर खर्च होता था, जैसे हमने देखा कि अगर मान लीजिए 20 बॉडीज़ हैं, उन 20 बॉडीज़ पर अलग अलग खर्च होता है, लेकिन अगर उनको 20 को मर्ज करके 10 बना दिया जाता है तो उससे खर्च में कमी आएगी, यानी अलग अलग जो है उनके लिए खर्च, अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे, तो उससे डिपार्टमेंट्स कम होंगे तो जाहिर बात है खर्च में भी कमी आएगी, और लोक निधि का सदुपयोग होगा, यानी जो पब्लिक फंड है उसका सही तरीके से इस्तेमाल होगा, क्योंकि इन निकायों के लिए जो पब्लिक फंड का इस्तेमाल होता है वो भी सही तरीके से होगा, क्योंकि ज़्यादा फालतू जो भी निकाय हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उससे इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन अब जाहिर बात है अगर पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं तो विपक्ष में भी तर्क दिए जाएंगे। तो विपक्ष में तर्क क्या दिए जा सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये कि विशिष्टता में कमी आएगी इसकी, ऐसा विपक्ष में कहना है कि जो इससे विशिष्टता है, यानी कि जैसे अगर किसी दो बॉडीज़ को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, जैसे हमने देखा कि अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की बात हो रही थी, तो अगर कोई साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक है, तो कोई साइंस एंड टेक से रिलेटेड बॉडी है, तो जैसे अब मान लीजिए कि साइंस एंड टेक में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
तो इससे क्या है, अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो इनकी विशिष्टता में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और साथ साथ इनको जो दिए जाने वाली ग्रांट्स हैं, एड्स हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी एक भी बॉडी को, स्पेसिफिकली उसी बॉडी को जो ग्रांट और जो एड मिलती थी वो उसी के लिए यूज़ होती थी, लेकिन जब दो एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो उससे उनमें जो ग्रांट और एड्स को लेकर जो मतभेद है वो भी उत्पन्न होगा, और इससे उनकी कहीं ना कहीं जो एफिकेसी है वो भी प्रभावित होगी। और इसी के साथ जो निगरानी है, अब निगरानी यहाँ पक्ष में भी काम कर रही है और विपक्ष में भी काम कर रही है। किस तरीके से? हमने देखा कि पक्ष में इस तरीके से कि जब कई सारी बॉडीज़ एक हो जाएंगी, मर्ज हो जाएगा उनका, तो उसमें सरकार को उस पर निगरानी रखने में आसानी होगी। अब यहाँ निगरानी समस्या किस तरीके से है? जब इतनी सारी बॉडीज़ एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो उसमें जाहिर बात है उनकी डिमांड्स अलग अलग होंगी, उनकी समस्याएं अलग अलग होंगी, उनके जिस भी तरीके की डिमांड्स होंगी तो उनके हिसाब से सरकार को उसमें निगरानी रखने में मुश्किल होगी कि किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या समस्याएं हैं, तो उससे सरकार को उनको पूरी तरीके से मॉनिटर करने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा वित्त पर ध्यान अधिक हो जाएगा और शोध पर कम हो जाएगा। वो किस तरीके से हो जाएगा? जैसे अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, ऐसा है नहीं लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं कि अगर इसरो को इसमें मर्ज कर दिया जाता है किसी और के साथ, किसी और निकाय के साथ, तो उससे जो इसको मिलने वाली जो एड है, जो भी ग्रांट्स है, जो भी पब्लिक फंड है इसके लिए, तो उससे इसका ध्यान, क्योंकि अब ये किसी और निकाय के साथ अगर मर्ज हो गया है तो इससे इसकी एफिकेसी पर इस तरीके से फर्क पड़ेगा कि अभी तक वो सारा जो भी फंड था ये अपने ही शोध के लिए इस्तेमाल करता था, अपनी ही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसमें जब सारा जो फंड है वो दो निकायों के लिए एक साथ मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इनके शोध पर असर पड़ेगा कि इनके फंड में कमी आएगी। तो उससे जो है अब इनका जो ध्यान हो जाएगा वो किस पर हो जाएगा? वित्त पर ज़्यादा हो जाएगा, कि जो अब तक जितना मिलता था उसमें अगर कमी आ गई है तो वो जो बाकी का जो फंड है वो किस तरीके से, उस वित्त की व्यवस्था किस तरीके से किया जाए। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो शोध है, जो भी रिसर्चेस हैं, उनकी क्वालिटी भी जो है वो सेक्रीफाइस होगी कहीं ना कहीं, और क्योंकि इनका ध्यान इससे हटकर इस पर आ जाएगा, शोध से हटकर वित्त पर आ जाएगा, जो कि शोध इनका काम है करना, उससे हटेगा तो इस पर आएगा, तो वो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इसमें अब ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनौतियां भी सामने हैं। तो ऐसे में क्या कदम उठाया जा सकता है? तो संख्या कम करने पर जोर, जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जिन बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं है उन बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, और जिनको मर्ज करने की ज़रूरत है उनको मर्ज कर दिया जाए। तो इससे क्या है, उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो एफिकेसी बढ़ेगी, और जो सरकार है वो जो पैसा उन बॉडीज़ पर खर्च होता था वो पैसा बचकर वो दूसरी बॉडीज़ को मिल सकेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉडीज़ होंगी पैसा उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। तो जिनकी ज़रूरत नहीं उनको ख़त्म किया जा सकता है, और संख्या कम करके इस तरीके से जो वित्त है उसकी समस्या भी सुलझाई जा सकती है। वित्त का न्यायोचित वितरण, यहाँ भी वही बात है कि वित्त का न्यायोचित वितरण, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई, जैसे साइंस एंड टेक का हमने अभी उदाहरण दिया, तो उसके जो दो डिपार्टमेंट है, अगर दोनों अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो उनमें ये ध्यान रखा जाए कि जो वित्त है उसका जो व्यवस्था की जाए, उसका जो वितरण किया जाए वो सही तरीके से हो, ताकि किसी की भी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, किसी के भी शोध की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ जो वित्त है, जो भी फाइनेंस है, उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और समान विषय पर विशिष्ट एजेंसी, ये हम सबसे पहले ही बात कर चुके कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में यही बात कही गई है कि जो भी सब्जेक्ट एक से हैं, जैसे साइंस एंड टेक का हुआ, या कोई विधि से रिलेटेड है, कोई खनन से रिलेटेड है, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग विषय से संबंधित जो अलग अलग निकाय हैं, उनको एक साथ उनकी एक विशिष्ट एजेंसी बनाई जा सकती है। ना कि ये कि अगर कोई खनन से संबंधित है और कोई साइंस से संबंधित है, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित है, तो ना कि दोनों को मिलाया जाए, बल्कि विज्ञान से संबंधित जो निकाय है उनकी एक विशिष्ट एजेंसी बनाई जाए, खनन
यहाँ हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो खनन से संबंधित अलग बनाया जाए, जिससे कि उनके जो मतभेद हैं वो आपस में ना उभरे और वो सही तरीके से काम कर सके, सुचारू रूप से काम कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो समान विषय हैं उन पर उन्हीं के हिसाब से विशिष्ट एजेंसी बनाई जाए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हमारे आज के ही टॉपिक पर जो क्वेश्चन है बेस्ड, वो आप देख लीजिए कि आज का क्वेश्चन क्या है। एक स्वायत्त निकाय क्या होता है, संक्षेप में बताइए। सुशासन के उद्देश्य से विभिन्न स्वायत्त निकायों के युक्तियुक्त किए जाने के प्रयास की व्यवहार्यता पर चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।